गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम पढ़ेंगे प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा की आलोचना चैप्टर फर्स्ट में। अब प्रोफेसर मार्शल की जो परिभाषा है इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। इसकी हमने पहले विशेषताएं पिछले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसकी आलोचनाएं की। पहली आलोचना है लिमिटेड द एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। उन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को मतलब इकोनॉमिक्स के एरिया को क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया। क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि इसमें हमारी क्या हो सकती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, फिज़िकल एक्टिविटीज़ और सोशल एक्टिविटीज़ ही आ सकती हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, इसके एरिया को क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया। देन सेकेंड उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसमें आएंगी। अब देखिए इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब उन्होंने ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट इन्हें आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। पर कोई भी क्रिया कभी भी आर्थिक हो सकती है और कभी भी अनार्थिक हो सकती है ना। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये क्रिया आर्थिक ही है ना। सपोज़ कीजिए आपने कॉपी बेची, है ना, तो वो आर्थिक क्रिया हो गई। पर अगर आपने ऐसे ही उस कॉपी को दान में दे दिया है तो वो क्या कहलाएगी, अनार्थिक क्रिया। मतलब कॉपी जो है उसको देना ये आर्थिक क्रिया भी हो सकती है और अनार्थिक भी हो सकती है। तो इसमें हमको उसको देखना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सी क्रिया हमारी आर्थिक है और कौन सी अनार्थिक है। तीसरा है नॉर्मल बिजनेस ऑफ लाइफ इज़ कन्फ्यूजिंग। इसमें उन्होंने बताया था कि जीवन के साधारण व्यवसाय, ये वाक्यांश जो है वो अस्पष्ट है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि उन्होंने इसमें ये नहीं दर्शाया है कि साधारण व्यवसाय में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, मतलब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को हम ह्यूमन लाइफ में इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि हमको प्रॉपर तरीके से उनका रिलेशन कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, मतलब रिलेशन हमको कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। देन फोर्थ पॉइंट क्या है, रिलेटिंग इकोनॉमिक्स विथ वेलफेयर इज़ नॉट फेयर। मतलब अर्थशास्त्र का कल्याण से संबंधित स्थापित करना ठीक नहीं है ना। मतलब हमारा अर्थशास्त्र जो है वो कल्याण का शास्त्र है, पर व्यक्ति के संबंध में हमेशा क्या होता है, ये समय समय पर क्रियाएं बदलती रहती हैं, है ना। आर्थिक क्रियाएं हैं, जैसे अगर हम देखें अर्थशास्त्र के विषय में तो जैसे भांग है, चरस है, शराब है, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से कल्याणकारी नहीं है। पर अगर हम अर्थशास्त्र में बात कर रहे हैं तो ये आर्थिक वस्तुओं की गिनती में आती है, मतलब इन्हें हम पैसा दे करके क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अर्थशास्त्र की श्रेणी में आएंगी। इसका मतलब क्या है कि अर्थशास्त्र का कल्याण से संबंध स्थापित करना ही ठीक नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र में हम ये सारी दूसरी चीज़ें भी जो कल्याण से संबंधित नहीं है उनको भी हम इसमें क्या करते हैं, शामिल करते हैं। फिर पांचवा है नेचुरल टू इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है। मतलब प्रोफेसर मार्शल ने अपनी परिभाषा में कल्याण का शब्द प्रयोग किया है, तो उन्होंने क्या कहा है कि ये एक क्या है, आदर्श विज्ञान है, ठीक है। अब आदर्श मतलब क्या हुआ कि ये इसमें अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ बुराइयाँ भी है। मतलब अर्थशास्त्र हमको क्या बता रहा है कि ये अर्थशास्त्र जो है वो अच्छाइयों वाला भी है और बुराइयों वाला भी है। तो ये एक नीति का शास्त्र है। तो अर्थशास्त्र अपने उद्देश्यों पे तटस्थ नहीं, मतलब वो एक्चुअल में जैसी स्थिति है वैसी स्थिति हमको प्रकट नहीं कर रहा है। मतलब एक ही सिद्धांत पर वो टिका हुआ नहीं है, वो दोनों चीज़ें बता रहा है, अच्छाई भी बता रहा है, बुराई भी बता रहा है। तो मतलब हम जानना क्या चाहते हैं कि अर्थशास्त्र में सही चीज़ें क्या हैं और गलत चीज़ें क्या हैं, ये हमको इसमें स्पष्ट नहीं होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्कैर्सिटी सेंटर्ड डेफिनेशन, मतलब दुर्लभता संबंधी परिभाषा। उसमें सबसे अच्छी परिभाषा दी थी प्रोफेसर रॉबिन्स ने, ठीक है। प्रोफेसर रॉबिन्स जो थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रिंसिपल रहे हैं, ठीक है। अब प्रोफेसर रॉबिन्स के अकॉर्डिंगली हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, ऐसा साइंस है जिसकी हम स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर के रिलेशन के बीच में करते हैं, ठीक है। एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इसमें हम अंत तक
उसके वैकल्पिक प्रयोग देखते हैं। मतलब कुछ चीज़ें आपको पता है कि हमारे पास ज़्यादा नहीं है, तो हम उसको क्या है, उसके हम अल्टरनेटिव यूजेस देखेंगे। मतलब अर्थशास्त्र ऐसा विज्ञान है जो कि असीमित लक्ष्यों और सीमित साधनों, आपको सभी को पता है हमारी वांट्स अनलिमिटेड होती है, जबकि हमारे पास में जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड होते हैं। तो हमको रिसोर्सेस का क्या करना होगा, अल्टरनेटिव कुछ ढूंढना होगा। अगर हम उनका अल्टरनेटिव ढूंढते हैं तो क्या होगा, मानव का व्यवहार में इसका अध्ययन हम कर सकते हैं। तो ये रॉबिन्स की डेफिनेशन थी। अब इसके बाद बात करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन। अब रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन दी है उसकी हम विशेषताओं की बात कर लें कि प्रोफेसर रॉबिन्स जो थे उन्होंने सबसे पहला दिया कि मुद्रा या धन मापदंड का आधार नहीं है। मतलब मनी इज़ नॉट द मेजरिंग रॉड, हम मनी को या धन को मापदंड का आधार हम नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुद्रा या धन को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है अर्थशास्त्र में। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र के अध्ययन में मुद्रा या धन महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण स्थान किसका है, मनुष्य का है ना। तो अब क्या होगा कि हमारा मुद्रा या धन इसमें मापदंड का आधार नहीं होगा अर्थशास्त्र के। सेकंड पॉइंट है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हमको इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी क्रियाएं हमारी आर्थिक है और कौन कौन सी अनार्थिक है। तो आर्थिक क्रियाओं से क्या हमको पता चल रहा है कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं जिससे हमको पैसा मिल रहा है, तो वो हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं। और जो अनार्थिक क्रियाएं हैं वो सिर्फ हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए करते हैं। फिर है भौतिक और अभौतिक में भेद नहीं कर रहा है ना। अब इसमें जो हमारी भौतिक मतलब फिजिकल और नॉन फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा है। तो रॉबिन्स ने क्या कहा है कि भौतिक और अभौतिक में भेद नहीं करके उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा में भौतिकता से मुक्त रखा है। मतलब उन्होंने अपनी परिभाषा में क्या लिखा है, भौतिकता के जाल में नहीं फंसी हुई है। उन्होंने फिज़िकल और नॉन फिज़िकल चीज़ों को इसमें इंक्लूड करने में बहुत ज़्यादा भेद नहीं बताए हैं। फिर है अर्थशास्त्र उनके हिसाब से कैसा है, वास्तविक विज्ञान है, मतलब रियल साइंस है। अब रियल साइंस से क्या मतलब है कि वास्तविक विज्ञान माना गया है, ना कि आदर्श विज्ञान। क्योंकि आदर्श विज्ञान में क्या है, अच्छाई या बुराइयाँ दोनों बताई जाती हैं, जबकि वास्तविक विज्ञान जो है उनके अनुसार अर्थशास्त्र अच्छे बुरे का निर्णय नहीं देता है, वह तो केवल स्थिति का अध्ययन करता है ना। अगर हमको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं, इसमें हमको वस्तुतः स्थिति पता चलेगी कि भाई हमारी वस्तुतः स्थिति क्या है, जिससे हम आगे उसको क्या कर सकें, उस स्थिति के अनुसार कार्य कर सकें। फिर है कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थशास्त्र का विस्तृत क्षेत्र है। अब अर्थशास्त्र कैसा है, रॉबिन्स के अकॉर्डिंगली अर्थशास्त्र एक मानव विज्ञान माना है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति उस वस्तु का अध्ययन करता है जिसके सामने उसको चुनाव की समस्या हो। आपको सभी को पता है जब आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो आप क्या करते हो, चुनाव में क्या हो जाता है, आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो चाहे वह व्यक्ति हमारे समाज का हो या समाज के बाहर का हो, तो सभी प्रकार की क्रियाएं चाहे आर्थिक हो या अनार्थिक हो, है ना, अगर उसके पास चॉइस ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उसके पास में कन्फ्यूजन होगा। तो मतलब अर्थशास्त्र का हमारा क्षेत्र कैसा है, विस्तृत क्षेत्र है। तो ये हमारी हो गई रॉबिन्स की डेफिनेशंस की विशेषताएं। अब हम बात करेंगे प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा की आलोचनाएं, मतलब क्रिटिसिज्म ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन। अब रॉबिन्स की डेफिनेशन के कुछ आलोचनाएं भी हैं। सबसे पहला ये कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, मतलब जटिल परिभाषा है। अब जटिल परिभाषा है ना, इसमें मानव व्यवहार, दुर्लभ साधन, वैकल्पिक प्रयोग, सीमित साधन, साध्य, ऐसे बहुत कठिन कठिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है जो बहुत ही कठिन होते हैं, जिनको समझना एक साधारण मनुष्य के लिए, मतलब एक नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है।
तो ये थोड़ी सी क्या है, कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन रही। देन सेकंड इज एक्सटेंसिव एरिया, विस्तृत क्षेत्र। अब उनका प्रोफेसर रॉबिन्स का जो था, जो एरिया है डेफिनेशन का, वो कैसा है, उसमें उन्होंने साधन तो, रिसोर्सेज तो उन्होंने लिमिटेड लिए हैं, बट उन्होंने वांट्स कैसी बताई है, अनलिमिटेड बताई है। तो मतलब अर्थशास्त्र का विषय क्या रहा उनका, लिमिटेड सोर्सेस और अनलिमिटेड वांट्स। ऐसी स्थिति में सभी क्रियाएं कैसी होगी, अर्थशास्त्र में संबंध नहीं रख पाती हैं। इसीलिए परिणाम स्वरूप क्या हो गया कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र हमारा कैसा बन गया है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट हो गया है या वाइडर हो गया है। इसके बाद साधन एवं साध्य, ठीक है, मतलब मीन्स एंड एंड्स में उन्होंने अस्पष्ट अंतर दिया है। इसमें कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है कि साधन क्या है और साध्य क्या है, लेकिन वे साधन एवं साध्य के मध्य अंतर को स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। तो जितने भी आलोचक थे या उनके जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, उन्होंने किसी समय जो साध्य होता है वही दूसरे समय साधन बन जाता है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट क्या कर रहा है, एजुकेशन ले रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, साध्य कहलाएगा। बट अगर वही इसी एजुकेशन के थ्रू अगर कोई जॉब अर्न कर लेता है या जॉब पे लग जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, साधन कहलाएगा। तो ये सारी चीज़ें समझने में थोड़ी सी मुश्किल रही। देन फोर्थ पॉइंट है रियल साइंस। रियल साइंस इन्हें उन्होंने क्या कहा कि अर्थशास्त्र क्या है, एक वास्तविक विज्ञान माना है। प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान माना है, आदर्श विज्ञान नहीं। जबकि आलोचकों के मतानुसार अर्थशास्त्र जो है वास्तविक विज्ञान के साथ साथ आदर्श विज्ञान भी है, क्योंकि ये मानव हित से संबंध रखता है। इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये रियल साइंस के साथ साथ क्या है, एक आदर्श विज्ञान भी है। फिर है एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट वाइज, मतलब प्रत्येक मनुष्य विद्वान नहीं होता है। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार प्रत्येक मनुष्य बुद्धिमान होता है ना, और अपने सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को चयन करके क्या कर सकता है, उसकी पूर्ति कर सकता है। पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्या है, हर एक व्यक्ति अपनी अनलिमिटेड इच्छाओं को लिमिटेड सोर्सेस में पूरा करने में असफल भी होता है ना। तो यहाँ पर हमारे क्रिटिसिज्म जो है रॉबिन्स की डेफिनेशन के फिनिश होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रोफेसर रॉबिन्स और प्रोफेसर मार्शल की डेफिनेशन में डिफरेंस, ठीक है। अब अगर हम डिफरेंस की बात करें, इसकी परिभाषा में अंतर की बात करें, तो प्रोफेसर मार्शल और रॉबिन्स जो हैं उनकी परिभाषा में पहला अंतर है, प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा कैसी है, बहुत ही सरल है। उन्होंने बहुत ही सिंपल शब्दों में ये परिभाषा लिखी है, जिससे हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रोफेसर रॉबिन्स की, तो प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा जो थी वो थोड़ी जटिल है, मतलब कॉम्प्लेक्स है, जो कि साधारण जो ह्यूमन बीइंग है उनके समझ में कम आती है। देन सेकंड पॉइंट है प्रोफेसर मार्शल इज आइडियलिस्टिक इन हिज अप्रोच, मतलब उनका दृष्टिकोण कैसा था, आदर्शवादी था। वो एक आदर्शवादी दृष्टिकोण के साथ में उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी कि क्या है, हमारा अर्थशास्त्र कैसा है, एक आदर्श विज्ञान है, जिसमें हम अच्छे बुरे सारी चीज़ों को हम देखने को मिलती है। अगर हम प्रोफेसर रॉबिन्स की बात करें तो वो कैसे थे, यथार्थवादी थे, है ना। मतलब उनकी अप्रोच कैसी थी, प्रैक्टिकल अप्रोच थी। मतलब उन्होंने प्रैक्टिकली हर चीज़ को बताया है कि हम प्रैक्टिकली कितना कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, तो हमारी अनलिमिटेड वांट्स को हम किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये क्या था, ये थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच था या प्रैक्टिकल अप्रोच था कि प्रैक्टिकली यही होता है ना, कि ह्यूमन बीइंग की वांट्स तो अनलिमिटेड है, बट उनके पास में रिसोर्सेस क्या होते हैं, सॉरी वांट्स तो अनलिमिटेड होती हैं, पर रिसोर्सेस कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या है, दिखाई हुई। देन थर्ड नंबर है
मार्शल की परिभाषा व्यवहारिक अधिक है, मोर प्रैक्टिकल है। प्रोफेसर मार्शल की डेफिनेशन जो है बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। उन्होंने प्रैक्टिकल चीज़ों पर बताया है कि भाई मनुष्य क्या है, इंसान जो है मनुष्य कैसा है। हमारा मनुष्य पहले है, बाद में उसमें धन है ना। तो उन्होंने पहले मनुष्य को लिया और उसके बाद में सेकेंडरी पोजीशन पे उन्होंने मनी को लिया। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोफेसर मार्शल जो थे वो बहुत ही प्रैक्टिकल मनुष्य थे कि मनुष्य धन कमाता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ना कि धन मनुष्य को इस्तेमाल करता है। तो उनकी परिभाषा कैसी हुई, बहुत ही व्यावहारिक हुई। जबकि अगर हम प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा को अगर ध्यान में रखें, उन्होंने उनकी परिभाषा जो थी वो बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल थी। इसमें सैद्धांतिक विषयों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। मतलब सैद्धांतिक विषय इसमें सबसे ज़्यादा लिए गए थे। मतलब इसमें सारा सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज था, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं था। मतलब इसमें उन्होंने क्या बताया था कि भाई हमारी जो परिभाषा है, परिभाषा में हमारे पास में क्या है, हर एक चीज़ है, पर हमारा क्या है, जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र है वो कैसा है, विस्तृत क्षेत्र है। पर हमारे पास में चुनाव की समस्या होती है, चाहे व्यक्ति समाज के अंदर का हो या बाहर का हो, है ना, उसके पास में चुनाव की हमेशा समस्या बनी रहे। तो इस तरीके का उन्होंने मापदंड जो कि थ्योरेटिकल था वो दिया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रोफेसर मार्शल ने मुद्रा रूपी मापदंड का उपयोग किया है। प्रोफेसर मार्शल ने यूज्ड किया है मनी एज मेजरिंग रॉड, है ना। प्रोफेसर मार्शल ने बताया कि मनी जो है मेजरिंग रॉड के थ्रू काम करता है। मतलब मुद्रा रूपी मापदंड का इसमें प्रयोग किया जाता है। आपको भी पता है मनी मेजरमेंट के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, है ना। बार्टर सिस्टम में हमको यही सारी प्रॉब्लम आई थी, इसीलिए क्या हुआ है, मनी का क्या हुआ है, बर्थ हुआ है ना। तो इसीलिए क्या है, प्रोफेसर मार्शल ने मुद्रा रूपी मापदंड का इसमें उपयोग किया है। अगर हम प्रोफेसर रॉबिन्स की बात करें तो उन्होंने मुद्रा रूपी मापदंड यानी मनी मेजरमेंट का रॉड उपयोग नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि मनी मेजरमेंट की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, क्योंकि हमारी क्या है, उन्होंने बताया कि अनलिमिटेड बॉन्ड्स हैं, उसको हम लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे कंप्लीट करेंगे। ये सारी उन्होंने उसके लिए वैकल्पिक साधनों का उन्होंने प्रयोग करने को कहा कि अगर आपको दूध पीने की इच्छा है तो आप दूध पीने की जगह पर कुछ और भी पी सकते हैं, है ना। पर अगर आपके पास दूध ही नहीं है ना, तो अगर आपको चाय पीना है तो आप चाय की जगह कॉफ़ी पी सकते हैं। तो इस तरीके के उन्होंने अल्टरनेटिव दिए। जैसे दूध नहीं है आपके पास तो आपके पास कोई मावे की मिठाई है या दूध से बनी मिठाइयाँ हैं या दूध से बने कोई पदार्थ हैं तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने मनी मेजरमेंट का उपयोग इसमें नहीं बताया है। अब अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट, तो प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा जो है वर्गकारिणी है। वर्गकारिणी का मतलब क्या है, उनकी क्लासिफाइड डेफिनेशन है, ठीक है। क्लासिफाइड डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली उनको प्रोफेसर मार्शल बताए गए हैं। और जबकि प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा कैसी है, विश्लेषणात्मक है, उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं। जबकि अगर हम प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा को देखें तो वो क्लासिफाइड है, उसका हम सिर्फ क्लासिफिकेशन दे सकते हैं, जबकि एनालिसिस कर सकते हैं हम प्रोफेसर रॉबिन्स की डेफिनेशन का। अब प्रोफेसर रॉबिन्स और प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा में क्या क्या समानताएं हो गई। पहला, अगर हम मनुष्य और उसकी क्रियाओं का दोनों ने ही अध्ययन किया है, मतलब इसमें क्या है, मनुष्य और उसकी क्रियाएं दोनों को इसमें उन्होंने समानता दी है। मानव को प्रमुख और धन को गौण बताया है। प्रोफेसर मार्शल और रॉबिन्स दोनों ने ही क्या कहा है कि मनुष्य प्रधान है ना, और जबकि धन कैसा है, गौण है, मतलब उसको मनुष्य को उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है।
और उन्होंने मनी को सेकेंडरी पोजीशन दी है। ठीक है, इसके साथ साथ अर्थशास्त्र को दोनों ने ही विज्ञान माना है। उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स कैसा है, एक साइंस है। ठीक है, मतलब दोनों ही इस बात पे एग्री थे कि इकोनॉमिक्स कैसा है, एक साइंस है। देन दोनों ही अर्थशास्त्री यानी दोनों ही इकोनॉमिक्स ने क्या बताया कि ह्यूमन वेलफेयर बहुत ही ज़रूरी है ना। दोनों ने ही ह्यूमन वेलफेयर को क्या किया, प्रायोरिटी दी कि ह्यूमन वेलफेयर हमारा क्या है, सर्वोपरि है। और धन शब्द का प्रयोग, अब इसमें इन्होंने धन शब्द का प्रयोग किया है, किसने, प्रोफेसर मार्शल ने अपनी परिभाषा में, जबकि प्रोफेसर रॉबिन्स ने इसके स्थान पर सीमित साधन शब्द का उपयोग किया है। मतलब दोनों ने ही एक ही अर्थ यूज़ किया है। उसमें क्या है, इसी का अर्थ क्या है, मनी, मतलब पैसा जो है हमारे सीमित साधनों के रूप में इस्तेमाल होता है। तो हमने देखी प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा में समानताएं। ये नोट्स आपको हम प्रिपेयर करके दे रहे हैं, इसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। अगर आप इसको कॉपी में नोट डाउन नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। इसलिए प्लीज़ बच्चों ये कॉपी में आप नोट्स नोट डाउन करें, क्योंकि अब आप बड़ी क्लासेस में हैं, आपको आंसर लिखने का तरीका हम बताएंगे, बट आपको ये सारे नोट्स कॉपी में प्रिपेयर करने हैं। बट, किंतु, परंतु ये कुछ भी नहीं चलेगा, आपको कॉपी कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। इसलिए आप अभी से कॉपी प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। इट्स ईजी फॉर यू, ये बहुत ही आसान होगा आप लोगों के लिए, ताकि आप अपने नोट्स को फिर से दोबारा प्रिपेयर करके और आगे पढ़ सकें। थैंक यू गर्ल्स, आज के टॉपिक को हम यहीं क्लोज करते हैं। आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू गर्ल्स।